Hello and welcome to everyone present here. As students, you already know that I had begun the lesson The Rise of Nationalism in Europe, and in first video lesson, I had clarified the meaning of some typical words, and I had also described about the content of the chapter, that what are the main subject matter which we have to discuss in this chapter. Now, in actual, we are going to start the chapter from the first topic, and today we will discuss about the picture, a painting prepared by a famous artist, Frederick Serieux, during 1848 in Europe. So we will try to know what is the meaning of this picture, what does this picture want to tell us, or what sort of message Frederick Serieux wanted to put before us. We will discuss it, but prior to discussing it, let us once again have the recap of typical terms utilized in this chapter. तो कुछ खास शब्दों का एक बार फिर से हम मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, नेशन, नेशन क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है। नेशन is a group of people living in an area having common identities in language, culture, religion and its past. तो नेशन जो है वो ग्रुप ऑफ पीपुल से मिलकर बनता है। कैसे ग्रुप ऑफ पीपुल से मिलकर बनता है? जिनके बीच में कॉमन आइडेंटिटीज हो, जिनमें सामूहिक अपनेपन की पहचान हो, चाहे उनका लैंग्वेज सेम हो, चाहे कल्चर सेम हो, चाहे रिलीजन सेम हो। अलग अलग पहचान वाले व्यक्तियों के समूह से नहीं बनता है। एक खास तरह के कल्चर, एक खास तरह की भाषा, एक खास तरह के धर्म वाले लोग जब एक साथ समूह में कहीं रहते हैं किसी इलाके में, तो वहाँ ऑटोमेटिक नेशन बन जाता है। नेशन को हम देख नहीं सकते हैं, नेशन को देखने के लिए हम उसके सिंबल का यूज करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक इलाका है, ये क्षेत्र है और ये कोई कंट्री है। मान लीजिए, कंट्री का हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ये कोई कंट्री है और इसमें आप पॉपुलेशन देख रहे हैं, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन को मान लीजिए कि इनकी कल्चर भी सेम है, इनका लैंग्वेज भी सेम है, इनके नस्ल भी सेम है और इनका पूर्वज भी सेम है। तो ये क्या बनाएंगे? ये ग्रुप ऑफ पीपुल क्या बनाएंगे? एक नेशन का निर्माण करेंगे। नेशन ये जमीन नहीं है और नेशन ये यहाँ की सरकार नहीं है। मान लीजिए इस पूरे लोगों को हम इस खाने में लाकर बसा देते हैं, तो यहां से नेशन अब इस इलाके में चलाएगा। ग्रुप ऑफ पीपुल जब यहां आ जाएगा तो नेशन भी यहां शिफ्ट होकर आ जाएगा। मतलब कि जमीन वही रह गया लेकिन नेशन आ गया। तो नेशन जो है किसी भी इलाके में रहने वाले लोगों के समूह से बनता है। ये अलग बात है कि उनकी अपनी सरकार भी होती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन nation is built by the group of people having similarity in terms of their language, culture, religion or even their past or descent. And you should know it clearly, किसी कंट्री में एक से अधिक नेशन भी हो सकते हैं। जैसे बेल्जियम एक कंट्री है जिसमें दो नेशन है, एक डच स्पीकिंग ग्रुप है और दूसरा फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप है। दो समूह के लोग हैं, तो अब वो दोनों आपस में उनका मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा, एकता नहीं बन पाएगा उनके बीच में, लेकिन कंट्री एक है। तो एक कंट्री में दो नेशन हो सकते हैं। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र को हम समझ गए, राष्ट्र जो जमीन का टुकड़ा नहीं है, राष्ट्र उस जमीन पर रहने वाले लोगों के समूह से बनता है अगर उनके बीच में एक खास तरह का लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन हो और वो सबका सेम हो। नेशनलिज्म क्या है? राष्ट्रवाद, लव, डिवोशन, लॉयल्टी टुवर्ड्स अ नेशन। जो ग्रुप ऑफ पीपुल है, जो नेशन बनाता है, उस नेशन के प्रति अगर आपका लव, डिवोशन और भक्ति है तो आपको कहा जाएगा कि आप में नेशनलिज्म है। अब इस ग्रुप ऑफ पीपल के भलाई के लिए आप कुछ करते हैं, इस ग्रुप ऑफ पीपल के प्रति आप अपना मतलब निष्ठा दिखाते हैं, तो कहेंगे हम कि आप में नेशनलिज्म है। इस ग्रुप ऑफ पीपल अगर इस इलाके में रहती है और इसकी अपनी सरकार नहीं है और उसके सरकार के बारे में आप सोचते हैं कि उनकी अपनी गवर्नमेंट होती, तो कहेंगे आप में नेशनलिज्म है। इस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अगर कुछ आप वहाँ किसान है और अन्न उपजा कर सोचते हैं कि सभी लोग खाएं, तो कहेंगे आप में नेशनलिज्म है। इस ग्रुप ऑफ पीपुल पर आप कोई आतंकवादी का आक्रमण नहीं करवाते हैं क्योंकि आप इसका प्रोटेक्शन चाहते हैं, इससे लव है, तो कहेंगे कि आप में नेशनलिज्म है। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपुल है, इसके प्रति जो लव, डिवोशन और लॉयल्टी होता है, वही नेशनलिज्म है। जमीन के प्रति लव, डिवोशन नहीं,
एक नेशन, ये ग्रुप ऑफ पीपुल मिलेगा तो एक नेशन बनेगा। नेशन को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप ऑफ पीपुल से बनेगा और उसका एक नाम भी पड़ेगा। नेशन को देखने के लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। जैसे अब भारत नेशन, भारत राष्ट्र को देखना है तो कहाँ देखेंगे? भारत माता की तस्वीर है। भारत माता की तस्वीर कहीं भी देखेंगे तो कहेंगे भारत इंडियन नेशन है। अब स्टेट क्या है? स्टेट को कंट्री भी कहते हैं। तो स्टेट जो है एक ज्योग्राफिकल डिफाइंड टेरिटरी विथ पॉपुलेशन एंड सॉवरेन गवर्नमेंट। तो एक ऐसा डिफाइंड क्षेत्र, एक सुनिश्चित भूभाग क्षेत्र है, मतलब उसकी बाउंड्री पता चले तो एक सुनिश्चित टेरिटरी होता है, एक क्षेत्र होता है जिसमें एक पॉपुलेशन होती है और उसकी एक सॉवरेन गवर्नमेंट होती है। मान लीजिए ये कंट्री है या स्टेट है, तो इसका एक बाउंड्री हम देख रहे हैं और उसके अंदर पॉपुलेशन भी है, और फिर अगर इसकी सरकार भी होनी चाहिए, सरकार भी होनी चाहिए, और सरकार कोई भी डिसीजन लेने में फ्री होनी चाहिए। मतलब कि अब मान लीजिए कंट्री का नाम अटलांटा रखती, तो अटलांटा गवर्नमेंट अब दूसरे गवर्नमेंट से पूछकर डिसीजन नहीं लेगी। इंडिया गवर्नमेंट है तो इंडिया गवर्नमेंट जो है वो अब दूसरे देशों से पूछकर अपना देश नहीं चलाती है, तो उसी को सॉवरेन कहते हैं, स्वयं का प्रभु, जो स्वयं अपना डिसीजन लेता है, दूसरे के कंट्रोल में नहीं रहता है। तो स्टेट क्या है? जमीन भी है, पॉपुलेशन भी है, और सरकार भी है, और सरकार सॉवरेन भी है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो ये तीन चीज जब मिलेगा तभी स्टेट बनेगा। ए डिफाइंड टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड सॉवरेन गवर्नमेंट। डिफाइंड टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड सॉवरेन गवर्नमेंट। इफ इट इज अवेलेबल एट एनी प्लेस, वैसे जमीन के टुकड़े को स्टेट कहेंगे। स्टेट कैसे जमीन के टुकड़े को कहेंगे? जिसके ऊपर पॉपुलेशन हो और उसके ऊपर एक सेल्फ मतलब सॉवरेन गवर्नमेंट हो। और नेशन स्टेट, तो स्टेट जान गए कि मतलब जमीन का टुकड़ा भी होना चाहिए, वहाँ पॉपुलेशन भी होना चाहिए, और उस सॉवरेन गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन होमोजेनस है, अगर वो पॉपुलेशन खास तरह के लोगों के कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज से मिलकर बना है, तो वही हो गया नेशन स्टेट। A state where majority of its citizens come to develop sense of common identity and shared history। तो ऐसा स्टेट, ऐसा कंट्री जहां अधिकांश जनसंख्या के बीच में कॉमन आइडेंटिटी होती है, समानता होती है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, कल्चर के आधार पर हो, रिलीजन के आधार पर हो, तो वो नेशन स्टेट हो गया। अब ये देखिए एक एम्पायर है, साम्राज्य है। इधर जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, यहाँ एफ से फ्रेंच स्पीकिंग और आई से यहाँ इटालियन स्पीकिंग है। राजा है, राजा तो किसी को पूछ के थोड़े रखता है अपने साम्राज्य में कि आप इटली बोलने वाले हो, आप फ्रांसीसी बोलने वाले, वो तो जीत लिया, सबको अपने राज्य में मिला लिया। तो अब इस एम्पायर में देखिए तीन नेशनैलिटी के लोग हैं। जर्मन का एक ग्रुप अलग बन जाएगा, फ्रेंच का एक अलग ग्रुप बन जाएगा, इटालियन का एक अलग बन जाएगा। तो अब ये जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो सोचेंगे कि भाई मैं इटालियन बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले के साथ क्यों रहूं, क्यों नहीं मेरा अपना शासन खुद का और अपना इलाका हो। तो अब ये जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल अपना स्टेट बनाने की सोचेंगे, अपनी गवर्नमेंट वाली, तो वही वो नेशन स्टेट बनाएंगे। लेकिन इसको बनाने के लिए उनमें क्या आना चाहिए? पहले फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में एकता की भाव आना चाहिए कि हम लोग सभी एक हैं और हमारा एक राष्ट्र होना चाहिए। और तब कहेंगे कि तब जब तक इनमें नेशनलिज्म की भावना नहीं आएगी तब तक ये लोग ये कार्य नहीं कर सकते। तो यही स्थिति यूरोप में थी कि मल्टीनेशनल, मतलब देखिए ये मल्टीनेशनल एम्पायर हुआ। क्यों? क्योंकि तीन नेशन है इसमें। नेशन तो ग्रुप ऑफ पीपुल से बनता है, एम्पायर तो जमीन है इतना बड़ा, इसकी बाउंड्री है। हाँ, लेकिन वो तो नेशन है नहीं। नेशन तो जर्मन स्पीकिंग पीपुल का ग्रुप बनाया, फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल का ग्रुप बनाया, इटालियन स्पीकिंग पीपुल का ग्रुप बनाया। तो यहाँ पर तीन नेशन है। तो इसी तरह के मल्टीनेशनल एम्पायर हुआ करते थे। और जब हर नेशनैलिटी के लोग अपने अपने सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना करने लगे तो नेशन स्टेट बनने लगा। और ये सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना करने के बारे में कब सोचे? जब इनमें नेशनलिज्म, ये ग्रुप ऑफ पीपुल के प्रति इनमें लॉयल्टी और डिवोशन की भावना आई कि इस ग्रुप ऑफ पीपुल का माने इंटरेस्ट आगे बढ़ना चाहिए, इनकी अपनी एक सरकार होनी चाहिए और इसकी तरक्की होनी चाहिए। तो यही नेशनलिज्म आया। तो फिर ये अपने नेशन स्टेट बनाने के लिए अग्रसर हुए, मोनार्की से फिर अपना संघर्ष किए। लेकिन इनमें भी कॉमन आइडेंटिटी पैदा करना पड़ता था बड़े बड़े नेताओं और क्रांतिकारियों के द्वारा। लोगों की समझ ही नहीं होती थी एक दूसरे को, मतलब कहने का मतलब कि ये जो कॉमननेस जो होती थी वो यहाँ इस एम्पायर में बहुत सालों से रहते आ रहे थे, हजारों सालों से, मतलब सैकड़ों सालों से रहते आ रहे थे।
लेकिन फिर भी उन्हें आभास नहीं होता था कि हम लोग में के बीच में कॉमननेस आइडिया है, तो कॉमननेस आइडेंटिकल थिंग्स है। तो जब उनके बीच में एक कॉमननेस की भावना को भरी गई क्रांतिकारियों के द्वारा, तो फिर वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करने लगे, फिर ग्रुप की भलाई की सोचने लगे, नेशन की भलाई की सोचने लगे, और फिर वो अपना नेशन स्टेट बनाने के लिए आगे बढ़ गए। और ये सबसे पहले काम फ्रांस में ही हुआ था। सो इन नटसेल वी कम टू नो एंड समहाउ गॉट सम आइडिया अबाउट दैट ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म द नेशन लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया, and the love and devotion and loyalty towards that group of people or nation is known as nationalism, and state is that territory, a defined territory, एक ऐसा सुनिश्चित भूमि का क्षेत्र होता है जिसके ऊपर पॉपुलेशन रहती है और सॉवरेन गवर्नमेंट रहती है। और जब स्टेट या कंट्री ऐसा हो जो कि ऐसे सिटीजन से मिलकर बना हो जिनके बीच में कॉमन आइडेंटिटी हो और हिस्ट्री उनका कॉमन हो, तो उसी का नाम नेशन स्टेट बनता है। Now, the topic which we will discuss today here, and it is very crucial topic, and you should know that here we are going to discuss about the painting of Frederick Cheriu. देखिए, फेडरिक शेरू एक पेंटर था, और पेंटर जो होते हैं वो अपने एक पेंटिंग से बहुत बड़ा बड़ा मैसेज देते हैं। उस पेंटिंग को समझने और उसका अध्ययन करने का आपके पास आइडिया होना चाहिए। तो ये समय था 1848 का, यूरोप में 1848 का समय चल रहा था। नेशन स्टेट बनने का प्रयास शुरू हो चुका था, और फ्रांस उस समय नेशन स्टेट बन चुका था, और इटली, स्विट्जरलैंड और अमेरिका उससे पहले नेशन स्टेट बन चुके थे। लेकिन यूरोप में अभी बहुत सारे देशों को नेशन स्टेट बनना था, और इसी दरमियान इन्होंने अपनी पेंटिंग बनाई। तो फ्रेडरिक शेरियू ने पेंटिंग में क्या दिखाने का प्रयास किया है, इसका हम लोग स्टडी करते हैं। फ्रेडरिक शेरियू वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु इन 1848 प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो फ्रेडरिक शेरियू वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट, एंड ही prepared a series of 4 paintings, and in one of them it showed the सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स। उन्होंने दिखाया कि अब संसार एक ऐसी, ये जो संसार है वो संसार अब सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से बनगा। मतलब कि संसार में उस समय यूरोप को मतलब वो ध्यान में रखकर बनाए थे कि अब संसार में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं रहेगी, अब संसार में एम्पायर्स नहीं रहेंगे, अब संसार में किंगडम्स नहीं रहेंगे, अब उसकी जगह पर क्या रहेंगे, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। मतलब कि हर लोगों का अपना अपना एक कंट्री होगा, अपना अपना एक नेशन स्टेट होगा, जहां डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, और जहां पर सभी लोग इक्वल होंगे, और हेड सोशल मतलब इक्वलिटी का भाव रहेगा, डेमोक्रेटिक मतलब फ्रीडम का भाव रहेगा, और रिपब्लिक मतलब वहां की हेड ऑफ द गवर्नमेंट चुनकर आएगी, जो कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में संभव ही नहीं था। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लोग अब तंग आ चुके थे, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लोगों का मोह भंग हो चुका था, और दे वर फीलिंग समहाउ सप्रेस्ड एंड समहाउ ह्यूमिलेटेड बिकॉज द सिटीजन्स हैड नॉट freedom of speech, freedom of life, and freedom of equality in monarchical form of government. The world was making development in all arena, so educated middle class people started to think that the government should anyhow provide basic rights to the citizen, and the government should be based on consent of the people. There should be डेमोक्रेटिक ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इट वाज नॉट अ इजी टास्क, लेकिन ये आसान भी नहीं था। तो इसी बात को फ्रेडरिक शेरियू ने अपने पेंटिंग में दिखाया है। वो क्या दिखाते हैं, द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग लाइन एंड प्रेइंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, दिस सो दैट दे वांटेड एंड appreciated the principle of liberty, equality and fraternity. तो आप देखिए, ये देयर इज अ लॉन्ग क्यू ऑफ द मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड social groups, and all are marching towards the Statue of Liberty. इस पिक्चर में उन्हें दिखाया है कि अब संसार के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के, किसी भी अमीर गरीब पुरुष औरत,
कोई बिना भेदभाव के एक लंबी सी लाइन बनाकर, ट्रेन बनाकर, चेन बनाकर किधर जा रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति की तरफ। मतलब उनका कहना है कि अब वो लिबर्टी चाहते हैं, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उन्हें लिबर्टी नसीब नहीं थी, इसलिए वो अब नेशन स्टेट बनने की तरह पर चल पड़े हैं। अब वो ऐसी गवर्नमेंट चाहेंगे जो सोशल और डेमोक्रेटिक्स हो। और फिर उसमें वो आगे क्या कहते हैं? ऑन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द स्टैटर्ड सिंबल ऑफ मोनार्कियल regimes signifying the downfall of monarchical and absolute regimes। और देखिए ये सामने छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं, दीज आर द सिंबल ऑफ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो राजतंत्र अब खत्म हो रहा है संसार से, अब राजा के मुकुट, उनके सिंहासन के टुकड़े पार्ट्स हैं, अब राजतंत्र खत्म हो रहा है, राजा लोगों का समय अब जा रहा है, अब डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक्स गवर्नमेंट का समय आ रहा है। इसलिए सभी लोग जो हैं अब लंबी प्रतिमा बन में आकर अपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी हैज़ टू थिंग्स इन देयर इट्स हैंड। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसके एक हैंड में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हैंड में चार्टर ऑफ सिटीजन्स है, राइट ऑफ ह्यूमन राइट्स। चार्टर ऑफ सिटीजन्स है, कहने का मतलब कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की एक हाथ में ज्ञानोदय की मसाल है, कि मतलब अब हम लोग ज्ञान माने प्रकाश की और अंधकार के युग से, राजतंत्र जो था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, वो एक अंधकार का प्रतीक था। अब हम लोग ज्ञान के युग में जा रहे हैं, मतलब हम लोगों को अब बेसिक राइट्स वाली गवर्नमेंट की स्थापना करने जा रहे हैं। और नागरिकों को क्या अधिकार होने चाहिए, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट के अंदर सिटीजन्स को क्या राइट होना चाहिए, वो चार्टर ऑफ सिटीजन्स राइट में एक हाथ में था। और ऊपर से उन्होंने एक दृश्य को सभी लोग, एंजल्स, फरिश्ते, ईसा मसीह और ये लोग देख रहे हैं, और ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ, संसार में इस तरह का ही अब दौर शुरू होना चाहिए। इन दिस इमेज पीपुल आर grouped as distinct nation identified by their flags and national costumes। इन्होंने दिखाया है कि जो लंबी पंक्ति है, इसमें सभी देश अपने अपने देश के झंडे और अपने अपने पोशाकों से पहचाने जा रहे हैं। मतलब कि अब सभी जगह नेशन स्टेट की भावना आ चुकी है, अब लोगों की अपनी पहचान बन चुकी है, वो अपने अपने देश के झंडे थामे हुए, अपने अपने देश के पोशाक बने हुए हैं। तो इस प्रकार से जो फ्रेडरिक शेरयू थे, इन्होंने एक मतलब अपना सपनों का संचार, द ड्रीम ऑफ हिज वर्ल्ड का ये पेंटिंग बनाया था। और ये सपनों का संसार था और 1848 में बना था। और टिल दैट ओनली फ्रांस had just reached to the statue। मतलब फ्रांस 1848 में तुरंत ही एक रिपब्लिक कंट्री बना था और स्विट्जरलैंड और अमेरिका बन चुके थे। एंड फ्रांस वाज बीइंग फॉलोड बाय जर्मनी। अब फ्रांस के पीछे पीछे जर्मनी चल रहा था। मतलब जर्मनी में भी प्रयास शुरू हो चुके थे नेशन स्टेट बनाने का, लेकिन वो विफल हो चुका था। इट वाज द एफर्ट बाय द मिडिल क्लास एजुकेटेड सोसाइटी दैट इज नोन एज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। वी विल स्टडी लेटर ऑन। But whatever the Frederick Serious tried to show in this picture, people considered it as a utopian vision। लोगों ने कहा कि ये एक ऐसे समाज की कल्पना है जो वास्तव में संभव ही नहीं है। फ्रेडरिक शेरयू ने जो दिखाया है, संसार में तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि सभी जगह डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक बन जाए। लेकिन हुआ वैसा ही। आगे चलकर मेनी कंट्रीज, मेनी एम्पायर्स broken and turned into the nation states, and his dream became true। So this was the message given by the Frederick Sheryú by his painting, that all the world are now going to be having the democratic and social republics। Now the next very important topic is the French Revolution and the idea of nation। फ्रांस की क्रांति आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, 1789 में हुआ था, 1789 में। और आइडिया ऑफ नेशन, राष्ट्र का विचार। राष्ट्र मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल। तो फ्रांस की क्रांति में ही सबसे पहले नेशन का कंसेप्ट आया। और ये नेशन का कंसेप्ट, राष्ट्र का कंसेप्ट कैसे आया, इसके लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया, हम लोग देखते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन।
The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. We already know that French Revolution was the first upheaval in the world history where people revolted against the regime of King Louis XVI, and that resulted in the transfer of power from king to the monarchy to the people of France, and France became a constitutional monarchy, and there was a state जनरल टर्न इनटू नेशनल असेंबली। तो फ्रांस में जो सबसे पहली क्रांति हुई थी राजतंत्र के विरुद्ध में, तो वो ही एक ऐसी क्रांति थी जिसने राष्ट्र का विचार सबसे पहले हमारे सामने प्रस्तुत किया। लेकिन अब फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अपने लोगों के अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी को विस्तार करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, क्योंकि उस समय लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं रहता था कि हमारे बीच में जो कॉमन है आइडेंटिटी है उसके आधार पर हम लोग एक नेशन का निर्माण कर सकते हैं। तो कॉमन आइडेंटिटी उनको क्रिएट किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ मेजर्स वेयर टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमॉन्ग फ्रेंच सिटीजन। तो कहने का मतलब कि नेशन क्रिएट करने के लिए, एक राष्ट्र बनाने के लिए ग्रुप ऑफ पीपुल विथ सेम कॉमन आइडेंटिटीज इज नेसेसरी, बट कॉमननेस वाज नॉट देयर, it was created, and first time we see this commonness was created during the French Revolution. राष्ट्र की कल्पना लोग नहीं कर, राष्ट्र को लोग पहचान नहीं पाते थे कि अगर हमारे बीच में कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर और कॉमन भाषा है, हमारा कॉमन पास्ट है, तो हम एक राष्ट्र बना सकते हैं। इंडिया में भी देखिए, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो यहाँ में भी नेशनलिज्म इन इंडिया एक चैप्टर ही है। यहाँ भी लोगों के बीच में कॉमननेस को इम्प्रूव किया गया, लोगों को बताया गया कि हमारा कॉमन एनिमी जो है वो ब्रिटिश है, इसलिए हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें अपना एक राष्ट्र बनाना चाहिए। और इसमें कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी का बड़ा योगदान था। नहीं तो लोग अपने को इंडिया जैसे देश से जोड़कर देखते ही नहीं थे, लोग जानते ही नहीं थे कि हम लोग एक इंडियन है। वो तो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का जब पूरे भारत में प्रचार प्रसार हुआ, तब लोगों ने एक दूसरे से अपने को जुड़ा हुआ महसूस किया और फिर आज़ादी की लड़ाई तेज हो गई। नहीं तो सब लोग अपने अपने ढंग से, अलग अलग ढंग से लड़ रहे थे अंग्रेजों से। तो उसी तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जब मोनार्की के विरुद्ध शुरू हुआ, तो फ्रांस में भी कल्चरल मल्टी रेशियल लोग रहते थे। तो सबसे पहले फ्रांस एक नेशन बनाने की बात थी कि फ्रांस को एक नेशन बनाया जाएगा, तो लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी। तो कौन कौन से कदम उठाए गए वहाँ के रिवॉल्यूशनरीज द्वारा? द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. The first thing which was done to create the sense of common identity among the French people was the concept of la patrie and le citoyen. मतलब कहा गया कि ये जो फ्रांस की भूमि है ये हमारी फादरलैंड है, ला पैट्री है, और यहाँ के जितने लोग इस भूमि पर रहते हैं वहाँ इसके नागरिक हैं। और दिस एम्फेसिस द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले लोगों को ये बात मन में उनको एहसास दिलाया गया कि ला पैट्री मतलब ये जो फ्रांस की भूमि है ये हमारी पितृभूमि है और सभी इसके नागरिक हैं, और हम लोग इसी भूमि पर रहकर कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल आधार के आधार पर मतलब यहाँ रहेंगे। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राइकलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। तो फ्रांस में जो पहले राजा का ध्वज होता था, अब उसके जगह पर अब ट्री कलर का एक फ्लैग लिया गया। क्यों? क्योंकि ये फ्रांस अब एक नेशन बनने जा रहा था। तो नेशन, तो ग्रुप ऑफ पीपुल ऑफ सेम कल्चर, लैंग्वेज, पास्ट, अब लोग अब जुड़ रहे थे, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले उनको पता ही नहीं था कि हम लोग एक नेशन भी बना सकते हैं, हम लोग एक दूसरे से जुड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए एक ट्री कलर फ्लैग लिया गया, वो फ्रांसीसी झंडा बना कि ये फ्रांस देश का यही झंडा रहेगा। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द सिटीजन एंड रीनेम्ड एज। अब स्टेट जनरल जो होता था पहले राजा का, उसका नाम नेशनल असेंबली रख दिया गया और उसका इलेक्शन होने लगा। न्यू हिम्स कंपोज्ड, ओथ्स वेयर टेकन एंड मार्टिर्स वेयर कमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ नेशन। तो नए मंत्रों की रचना हुई, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान किया गया, और ये सब
राष्ट्र के नाम पर हुआ, फ्रांस के नाम पर, क्योंकि उसके पहले तो वहाँ राजतंत्र था। अब फ्रांस कंट्री नहीं बल्कि एक नेशन बनाना की बात चलने लगी। तो नेशन बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी था कि लोग एक दूसरे से अपने को अटैच्ड महसूस करें, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करें लोगों में। तो अब एक दूसरे से जोड़ने के लिए लोगों के बीच में उनकी कॉमन आइडेंटिटी का पहचान दिलाना आवश्यक था कि देखिए हमारा लैंग्वेज एक है फ्रेंच, हम लोगों का अब एक झंडा है ट्राई कलर, हम लोगों का अब एक अपना नेशनल असेंबली है, अब हम लोग इसी जमीन, ये जो जमीन है हमारी फादरलैंड है, ये जो जमीन पर रहने वाले लोग हैं ये सब इसके नागरिक है। तो धीरे धीरे फ्रांसीसी लोगों के बीच में ये क्रांतिकारियों ने ये भावना पैदा की और लोग धीरे धीरे अब कॉमन आइडेंटिटी के आधार पर एक दूसरे से अब जुड़ा हुआ महसूस करने लगे और सोचने लगे कि अब हमें मोनार्की की जगह पर अपना एक सेल्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए और अपना एक फ्रांस देश होना चाहिए, नेशन होना चाहिए। ए सेंट्रलाइज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेड, अब एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली अपनाएगी, मतलब एक जगह से ही पूरे देश का शासन चलेगा, ऐसी शासन प्रणाली अपनाई गई। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वेयर प्रैक्टिस्ड, अब एक देश तो एक नाप तौल का भार और एक नापने का पैमाना यूज होगा। अब पहले चूंकि राजतंत्र था तो एक इलाके से दूसरे इलाके में व्यापारी जाते थे तो तौलने का पैमाना भी बदल जाता था, नापने का, कपड़ा नापने का पैमाना बदल जाता था, लेकिन सबको यूनिफॉर्म कर दिया गया। इंटरनेशनल कस्टम्स एंड ड्यूज वेयर एबॉलिश्ड, एक इलाके से दूसरे इलाके जाने पर जो चुंगी और कर देना पड़ता था उसको समाप्त कर दिया गया। फ्रांस के अंदर अब आसानी से व्यापारिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा सकते थे। पहले तो कुछ ही एक इलाके से दूसरे इलाके में फ्रांस के अंदर ही जाने पर उन्हें टैक्स देने पड़ते थे और अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज एंड फ्रेंच बिकेम कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, तो फ्रांस में जब राजतंत्र था तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती थी, सबको हटा दिया गया और उसके जगह पर सभी का कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच बना दिया गया। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट first time in the world the idea of nation came in during the French Revolution, and the idea of nation did not come automatically, ये अपने आप नहीं आ गया। कॉमन होते हुए भी लोगों को एहसास नहीं होता था कि हम लोग कॉमन लैंग्वेज कॉमन कल्चर के लोग हैं, उसमें कॉमन आइडेंटिटी कुछ क्रिएट भी की गई। और इसीलिए यहाँ प्रश्न भी पूछा जाता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शन वेयर टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी among French people? Then you have to write 5 and 6 points. That first, the la patrie, fatherland and la citoyen was introduced among the people to make them feel that they are the land is to their fatherland and they are the citizen of this country and they have a constitution under and they will be enjoying equal rights. A new French flag was introduced at the place of royal standard. State general name was changed and it was kept National Assembly and election were held. Then a centralized system of administration was introduced. Uniform system of weight and measure was practiced and regional dialects were discouraged and French became the language of the nation. So in this way we come to know that nation state formation was not an easy task. First of all, there was need to create the sense of idea of nation among the people, because people were living in multinational dynastic empire, and multinational dynastic empire living people had no idea that they have some common identities. So first of all, the idea of nation was to be created, and after that the group of people started to think for betterment of the nation, that they should have their own government, and then nation state ultimately was going to be established. So the first clear expression of nation came in during the French Revolution, and the revolutionaries took few measures to create the sense of common identity among the French citizens. So okay, I think you might have got few ideas, and next time we will study about the Napoleonic Code and limitation of Napoleonic Code in next video lesson. Okay, thank you.